हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आप सभी का शिवाजी एजुकेशन में एक बार तहे दिल से बच्चों जोरदार तरीके से, दमदार तरीके से बच्चों स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बच्चों लगातार जारी रखेंगे। आज क्लास 9th का हम मॉडल पेपर कराने वाले हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि जब आप क्लास 9th में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तभी जाके बच्चों कक्षा 10 में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी आपको लेकर चलना है कक्षा 9 से कि हम कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं? जब आप मॉडल पेपर करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार हमारे बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं अपने संगी साथी, सहेली, सहेला और दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदार सभी के पास क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को बच्चों लाइक करेंगे और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे वो सभी हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कहानियों के जैसे सोशल साइंस पढ़ाई जाएगी। सोशल साइंस ही नहीं बल्कि हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, यानी जो भी सब्जेक्ट आप में आपके सिलेबस में होती हैं उन सभी को बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको बर्बाद नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सीधे सी बात है बच्चा, आपका अर्धवार्षिक मॉडल पेपर है, 25-26 है। कौन सा है? सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, तो 9th का है। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चा कि पूर्णांक 70 अंक का होता है, आप सभी को पता है। 30 अंक विद्यालय की तरफ से आपको दिए जाते हैं। ठीक है, समय की बात करेंगे तो समय बच्चों अलग अलग विद्यालय में अलग अलग होता है। कहीं पे 2 घंटे होता है, कहीं पे 2 से ढाई घंटे होता है, कहीं पर बच्चों 3 घंटे होता है। तो समय का इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय सभी के लिए अलग अलग तरीके से हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे सभी प्रश्न अनिवार्य हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कौन सा होगा बच्चा? पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, पता है नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय हुई थी। तो नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में कब पराजय हुई थी? तो बताया है 1804 में, 1813 में, 1815 में बच्चों क्या हो जाएगी इसकी युद्ध। वाटरलू की जब युद्ध होगी तो नेपोलियन बोनापार्ट की पूर्णतया पराजय हो जाती। तो पहले का ऑप्शन सी वाला यानी क्वेश्चन 1 का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये हो जाएगा बच्चे द लॉज हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? तो किसकी हो जाएगी बच्चों? आपको सभी को पता है कि मॉन्टेस्क्यू महोदय जी क्या करते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉज की जो है रचना करते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे समाजवाद का जनक कौन है। तो समाजवाद का जनक कौन हो जाता है बच्चों? कार्ल मार्क्स हो जाते हैं। देखो इसमें मैंने बताया ही है ना, आप इसको टिक कर लेंगे। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हमको मॉडल पेपर को बच्चों देखना है कि इसमें कौन से क्वेश्चन मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसके आंसर कौन कौन से सही हो जाएंगे। ज़्यादा अगर व्याख्यात्मक आप चाहते हैं कि सर आप सभी ऑप्शनों को सॉल्व कराइए तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर आप पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कराइए, तो मैं अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, वरना स्पीड के तरीके से कराऊंगा। अगर मेरी बात माने तो स्पीड के तरीके से मॉडल पेपर को करना है, क्योंकि आप जितना मॉडल पेपर को व्याख्यात्मक करेंगे उससे अच्छा शॉर्ट माध्यम से करें और एक साथ में कई मॉडल पेपर को भी देख सकते हैं, कई क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हालांकि व्याख्यात्मक भी बच्चों बुरा नहीं है, व्याख्यात्मक भी मॉडल पेपर बहुत अच्छी बात हो जाती है, उसको भी करना चाहिए, है ना, उनको भी क्या हो जाता है बच्चे करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है, अगले क्वेश्चन की बच्चों बात कर रहा है कौन सा है बताए? रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो रूस की क्रांति का जो प्रमुख नेता था ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? लेनिन हो जाएगा। रूस की क्रांति का जो प्रमुख नेता होगा ये हो जाएगा लेनिन। 1917 में जो रूस की क्रांति होती है तो उसका प्रमुख नेता कौन होता है? लेनिन हो जाता है। ठीक है, 5वां देश बताया जर्मनी के रूह प्रदेश पर किस देश ने अधिकार कर लिया था? तो जर्मनी के रूह प्रदेश में बच्चों हम देखेंगे तो फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। यानी अगर बात करेंगे तो मित्र राष्ट्रों ने भी कब्जा किया था। जो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी, यानी उसका कोयला क्षेत्र छीन लिया था, उसके जो पास वाले जो मतलब पास वाला इलाका था उस पर दूसरे देशों को बसा दिया था। जर्मनी से बच्चों उपनिवेश उसके छीन लिए गए थे, उस पर कर्ज बहुत सारा लगा दिया गया था और मित्र राष्ट्रों का मानना था कि जो जर्मनी है इसके कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में जान माल की हानि हुई है ये सब किससे भरपाई होनी चाहिए? जर्मनी से होनी चाहिए। तो इसलिए हम देखेंगे अगली स्लाइड पर कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम देखने वाले हैं बहुत आसानी के साथ में। ठीक है,
तो यहाँ तक मैंने बताया ही था कि बच्चों अगर हम देखेंगे कि फ्रांस जो था ये जर्मनी के कोयला क्षेत्र पर रूर प्रदेश पर क्या करता है बच्चा, कब्जा कर लेता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है, चौथा जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो जर्मनी में नाजीवाद या नात्सीवाद एक जनव्यापी आंदोलन बना। तो जर्मनी में एक नाजीवाद या नात्सीवाद जो आंदोलन है इसके बारे में हम बात करेंगे तो राइख नाम जो है ये प्रचलित हो जाता है, ये जन आंदोलन बना था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे तो बच्चों हिटलर कहाँ का तानाशाह था। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हिटलर बच्चों कहाँ का तानाशाह था, ये जर्मनी का तानाशाह हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो कम समय में हम क्या करेंगे बच्चों, आपको इतना नॉलेज देंगे जो आपके अंदर बहुत सारी जो विद्वताएं होंगी भर जाएंगी, है ना। अगला हम क्वेश्चन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं बच्चा कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो है ये बताया है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में हम बात करेंगे तो कितना हो जाता है बच्चों, 2 घंटे का अंतर हो जाता है। आओ एक बार हम समझ लेते हैं। मैंने बताया कि एक देशांतर, आप शॉर्ट में समझेंगे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 4 मिनट का समय लेता है। एक देशांतर से ये एक देशांतर हो जाएगी, ये एक देशांतर हो जाएगा। तो यहाँ से प्रकाश जब चलेगा सूर्य का तो क्या करेगा, ये इतना चलते जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है बच्चा, 4 मिनट का समय लेता है। तो हम देखेंगे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में 30 देशांतर का क्या हो जाता है बच्चा, अंतर पड़ जाता है। तो 30 देशांतर का अंतर पड़ जाता है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 30 से 4 को गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप गुणा करेंगे तो 3 चौकू 12 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा। ये क्या निकल के आया है, ये मिनट निकल के आया है। और बताया घंटे में इसको पूछा है, तो घंटे में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आप मिनट जब निकला इसको घंटे में डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा बच्चों कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा समय कितना निकल के आएगा, 2 घंटे समय निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ से प्रूफ कर लिए हैं कि जो हमारा समय है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य में ये 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है। आपको ज़्यादा अगर ये कुछ समझ में नहीं आता है समय को निकालने वाला तो आप ध्यान रखेंगे कि 2 घंटे जो एक देशांतर है दूसरे देशांतर के मध्य जो होता है बच्चों क्या होता है कि 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है। अगला ऑप्शन बताया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत बच्चों हम देखेंगे तो किस गोलार्ध में हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में होगा, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। जैसे आप सभी को पता है ये कि हमारी पृथ्वी हो जाती है, तो पृथ्वी का ऊपर वाला जो क्षेत्र पड़ता है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इसको क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। ठीक है। और नीचे वाला हम देखेंगे तो कौन सा हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, ये नीचे वाला हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो ये पूछा है भारत किस गोलार्ध में है। तो गोलार्ध मतलब क्या हो जाता है कि पृथ्वी हमारे गोले के जैसे उसका आधा भाग क्या कहलाता है, गोलार्ध हो जाता है। ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है 2 भागों में बटी हुई है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया है कि भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत श्रृंखला है, यानी भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो आप सभी को पता है कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत पाया जाता है, ये पाया जाता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पाया जाता है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन बच्चों हिमालय पर्वत जो आपको दिख रहा है पहला आंसर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताया प्रायद्वीपीय पठार की मृदा कैसी होती है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रायद्वीप क्या होता है, यानी भूभाग का ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थल जो जल से चारों ओर से घिरा होता है। प्रायद्वीप की बात हम कर रहे हैं कि ऐसा भूभाग जो जल से चारों ओर से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। तो जो भाग स्थल का ऐसा भाग होता है जो जल से 3 ओर से घिरा हो, प्रायद्वीप होगा।
तो द्वीप क्या होता है, मान लेते हैं कि ये चारों तरफ पूरा जल भरा हुआ है, इसके बीच में क्या है कि एक भूमि का टुकड़ा है जो इस तरीके से टुकड़ा है। तो जब भूमि का ऐसा भाग जो जल चारों तरफ से उसको घेर रखता है तो हो जाता है द्वीप। प्रायद्वीप तीनों ओर से जल घिरा होता है। तो बताया है कि प्रायद्वीपीय पठार की मृदा कैसी है, यानी इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। तो इस वाले क्षेत्र की जो मृदा हो जाएगी कैसी हो जाएगी, काली मृदा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काली मृदा की हम विशेषताओं की बात करेंगे तो काली मृदा जो होंगी ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, ये चिकनी मिट्टी होती है, इसमें जल धारण की क्षमता अत्यधिक व्याप्त होती है और यह स्वतः जुताई वाली मृदा भी कही जाती है। अगर राज्यों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, सर्वाधिक अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में होगी, उसके बाद हम गुजरात में देखेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और अगले क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं एक बार, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीप क्या है, द्वीप क्या है। ठीक है, अगला बताया है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो हो जाएगा, ये बच्चों आप सभी को पता है कि ये भारत वाला भाग पड़ जाता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये भारत पड़ जाएगा। ठीक है, ये भारत होगा। तो बताया कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम पूछा है तो हम देखेंगे तो जो ये वाला मध्य प्रदेश यहाँ पे पड़ जाता है, इधर से ही नदी निकलती है। कौन सी, नर्मदा नदी निकलती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से बच्चों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो हम देख लिए इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, अमरकंटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, पाकिस्तान में देश का मुख्य कार्यकारी कौन होता है। आप सभी को तो पता है कि कौन सा हो जाएगा बच्चे, राष्ट्रपति हो जाता है। पाकिस्तान के बारे में बात करना ही थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व कराने को बच्चों हम मजबूर हैं, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है। तो लोकतंत्र में संप्रभुता जो है ये किसमें निहित होती है। तो लोकतंत्र में संप्रभुता बच्चों हम बात करेंगे तो किसमें निहित होती है, लोगों में, यानी लोगों को ही मत देने का अधिकार होता है, लोगों को सरकार बनाने का अधिकार होता है। यानी अगर लोकतंत्र का राजा पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे जनता। जो जनता है लोकतंत्र की राजा होती है, जो भी चाहेगी जनता वही अपने जो कर्मचारी हैं, नेता नगरी जो भी कुछ हैं, सरकारी कर्मचारी हो या नेता भी, उनसे ही पूरे काम करवा सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताया है कि दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता का नेतृत्व किसने किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता का नेतृत्व बच्चों नेल्सन मंडेला को नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से जाने माने से व्यक्ति हैं। इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। आप इस नाम से परिचित हुए होंगे कि नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता था। गांधी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे संघर्षों को बच्चों इन्होंने झेला, बहुत सारी क्रांतियां की, बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें से एक सबसे अच्छा आपको उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रंग भेद की नीति को इन्होंने बंद करवाया। यानी काले गोरे का जो अंतर चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में कि तुम काले हो, ये गोरे हैं, ये ट्रेन में गोरे हैं तो बैठेंगे, गोरी चमड़ी वाले हैं तो ट्रेन में बैठेंगे, तुम काले चमड़ी वाली हो तो तुमको उठा के फेंक दिया जाएगा। जैसा आप महात्मा गांधी के बारे में भी पढ़ते होंगे, कक्षा 8 में हिंदी में पढ़ते होंगे, नैतिक शिक्षा में पढ़ते होंगे और सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते होंगे कि महात्मा गांधी को बच्चों ट्रेन के बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो क्या थे, काली चमड़ी वाले थे, यानी वो काले थे। और उस ट्रेन में अलाउ किसको था, सिर्फ गोरी चमड़ी वालों को। तो उन्होंने ही वहाँ से आंदोलन का नेतृत्व करना स्टार्ट किया और नेल्सन मंडेला ने बिल्कुल ही उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का नाम मैंने बता दिया है, तो आप इसको याद कर लेंगे कहानी के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा जो थी बच्चों, संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, लगभग हम बात करेंगे तो बहुत लगभग की बात ही नहीं करते, लेकिन इसमें पूछा है कि स्थायी सदस्य कितने स्थायी सदस्य थे। तो यानी अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद जो थे ये अस्थायी थे, लेकिन अगर स्थायी बात करता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। राजेंद्र इसमें गलत लिखा है, लेकिन तुमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम लोग अभी पढ़ते हो तो इसको राजेंद्र सही कर लेना, लेकिन आपको लगता होगा तो हम एक बार इसको सही ही किए दे रहे हैं, है ना, क्योंकि बच्चों को डाउट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको हम सही किए दे रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएंगे बच्चा, ये हो जाएंगे संविधान सभा के स्थायी सदस्य। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 में बताया संविधान का निर्माण करने वाली सभा में कितने सदस्य थे, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 299 सदस्य हो जाएंगे। संविधान सभा में संविधान का निर्माण करने वाले सदस्यों की संख्या पूछता है, बार बार पूछता है, लगातार पूछता है, तो आपको इसको रट लेना है कि स्थायी सदस्य कौन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये वाला इंपॉर्टेंट भी आपके लिए क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बताए पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है, तो पालमपुर में मुख्य क्रिया बच्चों आप सभी को पता है कि पालमपुर क्या था, एक गांव था। तो आप भी हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे हमारे होंगे वो सभी ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे और कृषि को बहुत नज़दीकी से देखा होगा, खेती को करते हुए अपने मम्मी पापा को बहुत नज़दीकी से देखा होगा। तो पालमपुर गांव की कहानी चल रही थी, यानी गांव में मुख्य आधार क्या होता है, जीविका का, हमारे पैसे कमाने का मुख्य आधार क्या होता है बच्चों, फसल होती है, यानी कृषि होती है। तो हम लोगों ने देखे हैं, हाँ इसमें बताया कि पालमपुर गांव की मुख्य व्यवसाय या मुख्य क्रिया कौन सी थी, तो मुख्य क्रिया की बात करेंगे तो बच्चों कौन सी हो जाएगी, कृषि हो जाएगी। अगले स्लाइड पे हम देखेंगे तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। कृषि में बच्चों जैसे यहाँ के उत्पादन की बात करेंगे तो आलू की खेती की जाती थी, गेहूँ चावल की खेती की जाती थी, बाजरे की खेती की जाती थी, है ना, अलग अलग तरह की यहाँ पे खेती की जाती थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, चारों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ये श्रमु नहीं होगा, श्रम होगा, क्या होगा, श्रम हो जाएगा, भूमि हो जाएगी, श्रम हो जाएगा, पूंजी। देखो आपको किसी चीज का उत्पादन करना है तो आपके पास भूमि होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों कोई काम करने वाला भी चाहिए, आप नहीं कर पाते बात अलग की है, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, है ना, सुना होगा। लेकिन इसमें प्यार करने से काम नहीं चलेगा, इसमें काम करने से चलेगा। तो जब कोई ना कोई मिलेगा काम करने के लिए तभी आपका काम आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, अगर आपको भी उत्पादन बढ़ाना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। ठीक है, श्रम करना पड़ेगा। और फिर श्रम करने के साथ साथ बच्चों आपको पूंजी निवेश भी करनी पड़ेगी। पूंजी निवेश माने सर क्या होता है, पूंजी माने यानी पैसा, समझ गए, जो पैसा आप सभी जानते हैं जो रखते हो उससे जिससे आपका खर्चा निकलता है वही क्या हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है उत्पादन में। अगर उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हैं या उत्पादन करना चाहते हैं किसी चीज़ का, वो बच्चों चाहे शिक्षा का ही क्यों ना हो, आप शिक्षा का भी करना चाहें, खेती का करना चाहें, किसी भी चीज़ का उत्पादन करना चाहेंगे तो इसमें से चारों जब तक पॉइंट नहीं होंगे, यानी तीनों पॉइंट नहीं होंगे, जब तक पूंजी नहीं होगी, जब तक भूमि नहीं होगी और जब तक श्रम नहीं होगा, तब तक आप उसमें उत्पादन नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा और हमारे कुछ गोलू मोलू से, है ना, लाल पीले बच्चे जो होते हैं हमारे, वो सभी नोट कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से मज़े से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज आपकी ये मॉडल पेपर की कक्षा 9th की पहली क्लास है। ऐसे ही बच्चों मैं 10th वालों बच्चों के लिए भी लेकर आऊँगा क्लासें, और 9th वालों के तो बिल्कुल बच्चों स्पेशल हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, है ना। तो आप सभी के लिए बच्चों लगातार मॉडल पेपर कराए जाएंगे और जब तक आप बच्चे फतेह नहीं कर लेंगे, फतेह मतलब क्या, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आप 9th से हमारे साथ रहेंगे तो बच्चों 12th तक आपको पढ़ाया जाएगा और भगवान ने साथ दिया तो आपको उसके आगे भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से बच्चों आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और मैंने बताया था कि आप अपने दोस्त यार और संगी साथी, और 9th में है तो आप इतना ज़्यादा जानते नहीं होंगे खैर, लेकिन जिसके पास आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल करिए और लाइक करना है, नहीं भूलना है किसी को भी। ठीक है, अगला बताए पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय थे, तो पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय थे। अभी मैंने वन शॉट नहीं कराया है, लेकिन मैं जब वन शॉट कराऊंगा तो बिल्कुल एक एक शब्द बच्चों कहानी के जैसे मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो पालमपुर गांव था उसमें कितने सरकारी विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय थे। तो आप कहेंगे कि सर वहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय थे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे बच्चा, ये 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ ऐसा तो नहीं था जो मैंने अनसुना सा बिना दिखा हुआ या बिना पढ़ाया हुआ आप सभी को मैंने कराया हो, ये तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपके अच्छे अंक आएँ और आपका एक रुतबा अपनी क्लास में बन सके। आपका जलवा बरकरार करना चाहते हैं, है ना, दबदबा, तो वो भी बरकरार होगा, लेकिन कब होगा, जब आप पढ़ेंगे,
जब आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। और कैसे लेकर आएंगे? शिवाजी एजुकेशन से आप जुड़ेंगे तो बिल्कुल बच्चों, और चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, मैंने बताया है कि आप उससे जब जुड़ेंगे, क्लासें बच्चों पर डे करेंगे, और तो आपका जलवा बच्चे बरकरार होना बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि बच्चों क्या करेंगे, बिल्कुल तहलका मचा देंगे। और तहलका सीरीज 10th वालों के लिए तो बच्चों स्पेशल लाई गई है ना। बिल्कुल गर्दा मतलब क्या करना, मचा देना है ना बोर्ड एग्जाम में। तो आप अभी 9th में हैं तो आपको वार्षिक में मचा देना है गर्दा। लेकिन जो हमारे बच्चे 10th के होंगे उनके लिए तो बोर्ड में बिल्कुल अच्छे से अंक दिलाना बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। तो पहला वर्णात्मक क्वेश्चन देखेंगे। तो वर्णात्मक क्वेश्चन बच्चों लिखने के लिए कितने शब्दों में आ जाता है? 80 शब्दों में आ जाता है। पहले शब्द याद रखो, कितने शब्दों में लिखना होगा? 80 शब्दों में। सर कितने अंक का आता है? तो 4 अंक का होता है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगा कि सर हम कितने पेज भरें तो हमको 4 अंक मिल जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर बच्चों एक कापी है, ये आपको इस तरीके से कापी मिलती है, तो आप इधर का एक पेज भर दें, और अगर हो सके तो आप इधर का भी थोड़ा बहुत भर दें। ठीक है, तो लगभग एक पेज में बच्चों 80 शब्द आ जाते हैं। अगर अच्छा लिखेंगे तो आपको 4 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप दूर दूर थोड़ा लिखते हैं तो 2 नंबर इधर मिल जाएगा, टीचर दे देगा, और 2 नंबर इधर दे देगा, तो आपको 4 अंक बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन दिया है, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बेरोजगारी यानी ऐसी स्थिति जहाँ पर कोई व्यक्ति काम करना तो चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है। रोजगार करना तो चाहता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी बच्चा? बेरोजगारी कहलाती है। जैसे आप अपने घर पर भी देख सकते होंगे अपने मम्मी पापा को और अपने बड़े भाई बहन को भी, कि वो पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा होंगे, काम भी करना चाहते हैं लेकिन सरकार उनको नौकरियां नहीं दिला पा रही। तो क्या है बच्चा? ये बेरोजगारी है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला बताए प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। अच्छा, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? छिपी, इसको हम कहते हैं छिपी बेरोजगारी। तो छिपी बेरोजगारी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गांव का उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं बच्चा कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये एक प्रकार से खेत है। ये क्या है? यह एक प्रकार से बच्चा खेत है। इस खेत में, ये खेत अगर बात करें तो 5 व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसको आराम से बच्चों, इसमें जो गेहूँ या धान वगैरह लगे होंगे इसकी कटाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कटाई कर सकते हैं। लेकिन अब 3 लोग इसमें एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि घर पर कोई काम नहीं है, बाहर कोई काम करते हैं नहीं, तो कितने? 3 लोग और इसमें आ जाएंगे। तो जो इस खेत को 5 लोग आराम से काट सकते थे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तब भी 3 लोग ज़बरदस्ती आ गए कि चलो भाई हम भी काटते हैं, अगर घर पर रहेंगे तो हम क्या करेंगे, तो चलो हम भी काटते हैं उसी में। तो जहाँ पर यानी जहाँ पर थोड़े लोगों की आवश्यकता होती लेकिन ज़्यादा लोग चले जाते हैं, ज़्यादा लोग उसमें काम करने लगते हैं, ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है? छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। हमारे गाँव में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, 2 लोग आसानी से काम कर सकते हैं लेकिन 3 लोग और चले जाते हैं, 5 लोग काम करते हैं, लेकिन 3 लोग अगर ना होंगे तब भी 2 लोगों को काम कर डालेंगे, लेकिन वो 3 लोग पहुँच जाते हैं तो क्या है बच्चे? प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? आप देखते होंगे कि गाँव में लोगों को कि जब जाड़े के सीजन आता है तो लोग गाँव से पलायन करते हैं किधर? शहर की ओर, और फिर जैसे गर्मी आएगी फिर शहर से कहाँ आएंगे? गांव की ओर। फिर आप देखते होंगे कि धान की रोपाई वगैरह करेंगे, फिर गांव से पलायन करेंगे किधर? शहर की ओर। तो देखेंगे कि जो लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं और शहर से गांव की ओर जाते हैं, ये बच्चों कौन से हो जाएगी? मौसमी बेरोजगारी। यानी मौसम के हिसाब से उनको काम मिलता है और मौसम के हिसाब से वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, और या इसको कहेंगे मौसमी बेरोजगारी, इसको कहेंगे प्रच्छन्न या कहेंगे छिपी बेरोजगारी। नेपोलियन के उदय को समझाइए। अब इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट आपके पेपर में फंस सकते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी आपके पेपर में फंस सकती है। ठीक है, नेपोलियन के उदय को समझाइए। बच्चों आपको पता होना चाहिए नेपोलियन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रांसीसी क्रांति नहीं आएगी आपके चैप्टर में तो नेपोलियन के बारे में बच्चों अवश्य ही पूछा जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चों मेरा अनुभव बोल रहा है, क्योंकि मैं लगातार कई वर्षों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ऑफलाइन कॉलेजों में भी बच्चों में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसको आपको आंखें बंद करके विश्वास करना है कि सर ने बताया है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो देखा जाए पूरा पेपर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन वही बात है मलाई में मलाई आप ढूंढते रहते हैं, तो मलाई में मलाई हम लेकर आए हैं आपके लिए कि आप इसको भी कर सकते हैं। रूसी क्रांति हो चाहे फ्रांसीसी क्रांति हो, ये तो बच्चों पूछा ही जाता है। 10th की बात करेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण प्रभाव
10th में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कर लेंगे 3। अगला क्वेश्चन बताया है बच्चा, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट। इसको जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, वरना दूसरे जो शब्द हैं उस पर आ जाएगा, तो हटा देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बताया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुलक हो जाएगा, ड्यूमा हो जाएगा, उदारवादी हो जाएगा, बहुत कम पूछा जाता है लेकिन आप याद कर सकते हैं। कुलक क्या होते थे? कुलक होते थे बच्चों जो गांव के जो धनी किसान होते थे, जिनके पास धन वगैरह ज़्यादा होता था, उन्हें कुलक कहा जाता था। ये ड्यूमा क्या थी? एक प्रकार से बच्चों संगठन बना था, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम को समझाइए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या हो जाएगा। यानी हम देखेंगे तो ये वाला जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का मैप हो जाएगा, और प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र होने के साथ साथ हम देख लेंगे कि ये कौन सा हो जाएगा बच्चे, पश्चिमी घाट होगा, ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। तो इनमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, इन दोनों की तुलना करना है, ठीक, याद रखना है। अगला बताए हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो नदियाँ इधर से इधर बहती हैं, कुछ नदियाँ इधर बहती हैं, कुछ बच्चे इधर से नदियाँ इधर निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों में अंतर बताना है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीप से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इसमें क्या अंतर हो जाएगा। इतना समय नहीं, वरना बच्चों पूरा मैं डिफाइन करके बताता। जब समय ज़्यादा हो जाएगा तो आप कहेंगे सर ज़्यादा लॉन्ग बता रहे हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट तो है ही, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले स्लाइड पे बच्चा चलते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और आपको नोट करते रहना है। ये नहीं कि चुपचाप मेरी आवाज़ सुनते रहो और बिल्कुल लोरी जैसे आपको लगे और सुनते रहो और अगला काम करते रहो, ठीक है। अब हम देखेंगे रूसी क्रांति को विस्तारपूर्वक समझाइए। मैंने इसके पहले भी बताया था, ठीक, इसके पहले मैंने बताया था कि रूसी क्रांति आएगी, तो रूसी क्रांति आ गई, ठीक है बच्चा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताया है, मानचित्र से संबंधित प्रश्न है, इस देश की राजधानी, किस देश की, जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश में आपका निवास स्थल है वो बताया, उस देश की राजधानी बताइए। तो उस देश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आप सभी को पता होगा कि सर दिल्ली क्या हो जाती है, इस देश की राजधानी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। न्यू लगा देते हैं, नई दिल्ली, ठीक, नई दिल्ली क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक बच्चा। अगला बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लिख लो भाई, जब पूछ ही रहा है तो आप लिख तो सकते ही हैं, क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी, ठीक है। आपको पहली क्लास है तो मैं नहीं फोर्स करूंगा, लेकिन अगली मॉडल पेपर में हर एक वो बच्चा जो हमसे पढ़ना चाहता है और पढ़ रहा है, वो सभी मानचित्र मार्केट से लेकर आएंगे, 1 या 2 रुपए का पड़ेगा, और हमारे साथ मानचित्र को फिल करेंगे। अगर आपको मानचित्र बहुत अच्छा करना है, 10 में 10 अंक चाहिए, तो आप हमारे साथ मानचित्र को अच्छे से फिल करेंगे। अगला कंचनजंगा, कंचनजंगा हो जाएगा, है ना, गंगा नहीं होगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा जो होगा जंगा। कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा जो पर्वत हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। भारत में हम देखेंगे तो सबसे ऊंचा पर्वत यही मिल जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत यही मिल जाएगा। तो सिक्किम, ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, तो इसी को क्या कहते हैं बच्चे? सिक्किम में स्थित हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा, ठीक। अगला ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर हो जाएगा बच्चे? मध्य प्रदेश से हो जाता है। तो कहाँ से हो जाएगा? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा बच्चे मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसके ऊपर से ही हम बात करेंगे तो कौन सी नदी निकल जाएगी? इसके ऊपर से ही नदी निकल जाती है बच्चों, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी निकल जाती है, इसके नीचे से हम देखेंगे तो ताप्ती नदी निकल जाती है। याद रखना है। अब ये सोच लो कि सर हम रट लें, रटना बिल्कुल नहीं है बच्चे, रटना नहीं है, और किसी ट्रिक का प्रयोग नहीं करना है। ट्रिक यहाँ पर सब फेल हो जाएंगी, और जब एक ट्रिक तुम खा पी के बैठ जाओगे तो सब सवाल गलत हो जाएंगे। तो ट्रिक का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ आपको देखना। हर मानचित्र में 5 या 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, हम मॉडल पेपर देखते रहेंगे, और बिल्कुल बच्चों आसान तरीके से आपके पेपर जो होंगे बहुत आसान से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बताया वुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर वुलर झील हो गई, नाग झील हो गई, है ना, वुलर झील, ठीक है। वुलर झील क्या हो जाएगी? कहाँ हो जाएगी? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये मॉडल पेपर
समझ में आया होगा। जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, है ना, क्योंकि हम अभी तुम बहुत छोटे हो तो हमारे लिए बच्चे हमारे सभी छोटे भाई बहन हैं, तो जो हमारे भाई बहन देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि आप इस क्लास को अगर आप पूर्णतः देख लिए हैं तो आप अपने दोस्त यार के पास बच्चों बिल्कुल शेयर करें, है ना। और एक शायरी है, शायरी नहीं बल्कि बच्चे आपके लिए मोटिवेशन है कि हम कहना ये चाहते हैं, 2 लाइनें हैं। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, सपना आप एक देखेंगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, और लेकिन सपना एक देखेंगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से, अगली एनर्जी के साथ। और आप तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बच्चों।